ये है कक्षा 9वीं भौतिक विज्ञान का तीसरा अध्याय बल तथा गति के नियम। आइए इस अध्याय का हम लोग संपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करते हैं। तो ये रहा लघु उत्तरीय प्रश्न जिसकी कुल संख्या है 28। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है, बल की परिभाषा दें, इसका एसआई मात्रक क्या है। बल की परिभाषा भी देना है, एसआई मात्रक भी बताना है। तो ये रहा सबसे पहले बल की परिभाषा। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। कोई बाहरी कारक है, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उसकी अवस्था को बदल देता है, या कोई वस्तु स्थिर है तो उसे गतिशील बना देता है, जो बल कहलाता है। बल एक सदिश राशि है, अर्थात बल की दिशा और परिमाण दोनों ही होते हैं, और इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो सदिश और अदिश राशियाँ क्या है, इसके बारे में चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। सदिश का परिमाण और दिशा दोनों ही होता है। परिमाण मतलब कोई संख्यात्मक मान होना चाहिए और दिशा होनी चाहिए। हम बल को इस तरफ यानी वस्तु की दिशा में हम लगा रहे हैं, कितना बल, 5 न्यूटन बल। तो ये संख्यात्मक मान है, यानी ये क्या है, ये इसका परिमाण भी है और ये दिशा भी है, वस्तु के विपरीत दिशा में, वस्तु की दिशा में। तो इसलिए ये सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न क्रमांक पहला आसानी से समाप्त हो जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है, हमें बताना है। यहाँ देखिए, फुटबॉल के खेल में एक खिलाड़ी ए गेंद पर किक लगाकर उसे अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी बी तक पहुँचाता है। बी उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुँचाने का प्रयास करता है। तो विपक्षी टीम के जो गोलकीपर सी होता है गेंद को पकड़ लेता है और अपने ही के खिलाड़ी डी को किक लगाता है, यानी डी की तरफ लगाता है। तो इस स्थिति में हमें क्या करना है, उस कारक की भी पहचान करें जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है। कौन कौन से व्यक्ति शामिल हैं। तो यहाँ देखिए, गेंद का वेग 3 बार बदलता है। पहला देखिए कितनी बार बदलता है। पहला देखिए, फुटबॉल के खेल में एक खिलाड़ी ए गेंद पर किक लगाकर उसे अपनी ही टीम के दूसरे खिलाड़ी बी तक पहुंचाता है। ये जो खिलाड़ी है अब गेंद को किक लगाकर बी के पास पहुंचाता है, ये पहुंच गया फुटबॉल, ठीक है। और बी उस गेंद को किक लगाकर गोल की तरफ पहुंचाने का प्रयास करता है। ये इसे गोल यहाँ पे है, तो यहाँ पे पहुंचाने का प्रयास करता है, लेकिन यहाँ पे विपक्षी टीम का खिलाड़ी है सी, ये इसे पकड़ लेता है। यहाँ पे गोलकीपर सी पकड़ लेता है और ये अपने टीम के खिलाड़ी डी के पास ये रेफर कर देता है, यानी किक लगा देता है। यहाँ पे फुटबॉल आ गया। तो इन सभी स्थितियों में व्यक्तियों की पहचान करना है, कारक की पहचान करना है जो बल का प्रयोग करते हैं। कौन, ए बी सी और डी हैं, और कितनी बार वेग बदलता है ये बताना है। यहाँ देखिए, पहली बार गेंद का वेग 3 बार बदलता है। पहला 1 नंबर, जब ए किक लगाकर बी की ओर, ए लगाता है बी की ओर, ये पहला हो गया। इसके बाद दूसरा देखिए, जब बी किक लगाता है गोल की तरफ, बी किक लगाता है गोल की तरफ, ये दूसरा हो गया यहाँ पे। और इसके बाद गोलकीपर जो सी है, सी गेंद को पकड़ता है और अपने खिलाड़ी डी की ओर किक लगाता है, तो ये तीसरा हो गया। गेंद पर तीन बार बल लगता है और बल के कारक कौन से हैं, ए बी और सी, ए बी सी। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक दूसरा आसानी से समाप्त हो जाता है। संतुलित और असंतुलित बलों की परिभाषा दें। तो संतुलित और असंतुलित बल किसे कहा जाता है, इसकी हमें परिभाषा देना है। ये काफ़ी आसान है इनको परिभाषित करना। तो सर्वप्रथम हम इनकी परिभाषा देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग समझ लेंगे। सबसे पहले संतुलित बल, तो नाम से ही स्पष्ट है, संतुलित यानी बैलेंस। जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों और इनका परिमाणी बल 0 हो तो उन बलों को संतुलित बल यानी बैलेंस फोर्स कहा जाता है। अतः वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो और उनका परिणामी जो मान होता है वो 0 हो जाता है, तो इस प्रकार के बल संतुलित बल कहलाते हैं। और ऐसी बल की जो स्थिति होती है वो ऐसी बल जो होती है वो वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं करती, इसका मान 0 होता है, यानी संतुलित बल का। और ये रहा असंतुलित बल। जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिमाणी बल 0 न हो तो उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। यह वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, इसे असंतुलित बल कहा जाता है। तो यहाँ पे बल की 2 स्थितियाँ दी गई है, पहला है संतुलित बल और दूसरा है असंतुलित बल। तो इन दोनों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम संतुलित बल को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीच में क्या है, एक बक्सा है
और यहाँ पे दो व्यक्ति इस तरफ और इस तरफ दोनों एक दूसरे के सामने इस बक्से पर बल लगा रहे हैं। ये जो व्यक्ति है ये 5 न्यूटन का बल आगे से धक्का दे रहा है और ये व्यक्ति ये भी 5 न्यूटन के बल से इसे ढकेल रहा है। तो आप बताइए ये बक्सा किसकी तरफ जाएगा? ठीक, ये बक्सा कहाँ जाएगा? इस व्यक्ति की तरफ जाएगा कि इस व्यक्ति की तरफ जाएगा? तो इसका आंसर होगा कि ये बक्सा कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ जो बल का परिमाण है वो 5 है, यानी 5 न्यूटन का बल है। तो यहाँ पे बल जो है वो संतुलित हो गया, यानी बैलेंस हो गया। और ये 5 में से 5 गए तो इसका परिणामी मान जो हो गया वो 0 हो गया। तो इसे ही कहा जाता है संतुलित बल, यानी इस बल से वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हमने परिभाषा पढ़ा है कि संतुलित बल में वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता और उसका मान 0 होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हम लोग देख लेते हैं, ये बक्सा है और यहाँ से व्यक्ति 7 न्यूटन का बल लगाता है और यहाँ से व्यक्ति 5 न्यूटन का बल लगाता है। तो आप बताइए ये बक्सा किस व्यक्ति की तरफ खिसकेगा? तो जाहिर सी बात है कि ये बक्सा जो है ये इस व्यक्ति की तरफ खिसक जाएगा, क्योंकि ये कम बल का प्रयोग कर रहा है और ये ज़्यादा बल का प्रयोग कर रहा है। ये 7 न्यूटन है और ये 5 न्यूटन है, तो ये इसमें कमी है 2 न्यूटन की। ये कौन सा बल हो गया? ये असंतुलित बल हो गया, यानी बक्से की स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका मान 0 नहीं होगा, यानी अशून्य होगा। तो इसे ही कहा जाता है असंतुलित बल। वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन के लिए असंतुलित बल का होना आवश्यक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसके पश्चात हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे। जड़त्व का नियम क्या है? इसे किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो जड़त्व का नियम यहाँ पे बताया गया है। प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक उस वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। तो इसे ही कहा जाता है जड़त्व का नियम, यानी कोई भी वस्तु जब तक जहाँ पे रखी हुई है वो अपनी स्थिति को वहीं हमेशा के लिए बनाए रखती है। तो जड़त्व के बहुत सारे उदाहरण आपको बुक में दिया गया है, जैसे कंबल को छड़ी से पीटने पे धूल का नीचे गिरना, पेड़ को हिलाने पे फल का नीचे गिरना। ठीक है, यानी पेड़ के जो फल है वो विरामावस्था में है और अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए वो नीचे गिर जाते हैं, उसकी डाली को अगर हिला दिया जाए तो इस तरीके से जड़त्व का नियम इसे कहा जाता है। और इस नियम को कौन से वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया? तो इस नियम को सर्वप्रथम गैलीलियो ने प्रतिपादित किया था। तो इस तरीके से यह प्रश्न क्रमांक 4 आसानी से समाप्त हो जाता है। चलिए इसके बाद 5वां प्रश्न हल करते हैं। यहाँ 5 नंबर प्रश्न है, बलों के समूह द्वारा उत्पन्न हो सकने वाले प्रभावों का उल्लेख करें। बल के समूह के से कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं ये बताना है हमें। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है इस प्रकार। हम कह सकते हैं कि बल या बलों का समूह किसी वस्तु पर लगकर 3 कार्य कर सकता है। कौन सा? बल या बलों का समूह किसी वस्तु की चाल में यानी स्पीड में परिवर्तन ला सकता है। अगर उसकी चाल कम है, अगर हम बल लगा दें तो उसकी चाल में परिवर्तन हो जाएगा, यानी ज़्यादा हो जाएगा। अगर कम करना चाहें तो बल लगाकर उसे कम भी किया जा सकता है। इसके बाद देखिए दूसरा, बल या बलों का समूह किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन ला सकता है। तो यहाँ पे जो पिक्चर दिखाया गया है यहाँ देखिए, तो यहाँ पे यहाँ पे एक फुटबॉल एक लड़के के पास यहाँ देखिए आ रहा है तेज़ गति से, और ये अपने पैरों से इसे मार के इसकी गति की दिशा डायरेक्शन को चेंज कर देता है। इस गति से आया और यहाँ पे बल लगा, ये इस गति से चला गया। और इसका तीसरा जो है क्या है, ये पॉइंट हमने देख लिया। बल या बलों का समूह किसी वस्तु की आकृति यानी शेप में परिवर्तन कर सकता है। तो यहाँ देखिए ये रहा, गेंद को हम दबाकर अंडाकार आकृति हमने बना दिया। तो यही है, आपको यही लिखने हैं तीनों। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, न्यूटन के प्रथम गति के नियम लिखें और इसकी व्याख्या करें। तो ये रहा न्यूटन के गति का प्रथम नियम। प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे। तो इसे ही कहा जाता है क्या? इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और ये नियम 2 प्रकार के होते हैं, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। तो इसकी व्याख्या करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जड़त्व के नियम की व्याख्या करना है।
तो यहाँ देखिए, प्रत्येक वस्तु अपने विराम की अवस्था, यानी कोई वस्तु जो है वो अब रुकी हुई है यानी विराम में है, तो वो अपनी अवस्था को बनाए रखती है। अगर कोई वस्तु सरल रेखा में गतिमान है तो वो अपनी गति को बनाए रखती है, तो इसे ही कहा जाता है। तो ये हो जाती है इसकी व्याख्या। और इसके बारे में थोड़े से आप बुक में लिख सकते हैं, 1-2 एग्जाम्पल आसानी से। जैसे काट सिक्के का प्रयोग हो गया, ठीक है, गोटियों के समूह का प्रयोग हो गया, बहुत सारे जड़त्व के उदाहरण दिए गए हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7वां हल कर लेते हैं। जड़त्व क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, व्याख्या करें। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम की अवस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, वो जड़त्व कहलाती है। ये जड़त्व का नियम कहलाता है। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो अपनी स्थिति को बनाए रखेगी, अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो भी अपनी स्थिति को बनाए रखेगी, यानी उसका विरोध करेगी। जड़त्व 2 प्रकार का होता है। पहला, विराम का जड़त्व। इस जड़त्व के कारण वस्तु की विरामावस्था में रहने की प्रवृत्ति होती है। और दूसरा है गति का जड़त्व। इस जड़त्व के कारण वस्तु एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में अपनी गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है, जड़त्व और द्रव्यमान में संबंध को स्पष्ट करें। तो आंसर इस प्रकार है, जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व भी अधिक होता है। इससे हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप है। तो ये बात लिखने के बाद आपको यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आइए देखते हैं। एक ही आकार परंतु भिन्न भिन्न द्रव्यमान, कुछ प्रश्नल भार होता है, ठीक है, उसे द्रव्यमान कहा जाता है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान की 2 वस्तुओं को लेते हैं, जैसे एक टेनिस की गेंद और एक क्रिकेट की गेंद। तो टेनिस की गेंद की जो भार होता है यानी उसका द्रव्यमान होता है वो हल्का होता है, और क्रिकेट की गेंद थोड़ा सा भारी होता है टेनिस की गेंद से। हम जानते हैं कि टेनिस की गेंद की अपेक्षा क्रिकेट की गेंद का द्रव्यमान अधिक होता है। अब यह दोनों गेंदों को ज़मीन पर रखकर बराबर शक्ति से ठोकर मारें तो हम देखते हैं कि टेनिस की गेंद गतिमान होकर क्रिकेट की गेंद की अपेक्षा बहुत अधिक दूरी तक चली जाती है। कौन? टेनिस की गेंद। वो ज़्यादा दूरी तक चलती जाती है टेनिस की गेंद, काफ़ी हल्की होने के कारण। इससे स्पष्ट होता है कि हल्की यानी कम द्रव्यमान की टेनिस की गेंद की अपेक्षा भारी यानी अधिक द्रव्यमान की गेंद की विराम का जड़त्व अधिक है। यानी दोनों को अगर हम मारें, ठीक है, तो पहले कौन सा रुकेगा? पहले वही रुकेगा जिसका द्रव्यमान अधिक है, क्योंकि वो भारी है। और बाद में कौन रुकेगा? यानी विराम की स्थिति में बाद में कौन आएगा? जिसका द्रव्यमान कम है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जिसका द्रव्यमान अधिक होता है वो जड़त्व को जल्दी प्राप्त कर जाता है, यानी जल्दी रुक जाता है, और जिसका द्रव्यमान कम होता है वो जड़त्व को यानी विराम को काफ़ी देर से प्राप्त करता है। तो यही होता है, ठीक है, जड़त्व और द्रव्यमान में अंतर। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 9 और यहाँ पे 10, ये हिंट दिया गया है, आप अपने से इसको कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। 11 नंबर, किसी बस के अकस्मात चल पड़ने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? इसका कारण बताना है। तो ये रहा इसका कारण, बस या रेलगाड़ी के अचानक चलने से उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं अर्थात झुक जाते हैं, क्यों? जब कोई बस या रेलगाड़ी रुकने के बाद एकाएक चलना शुरू करती है तो उस पर सवार व्यक्ति के पैर और फर्श के बीच घर्षण के कारण पैर भी चलना शुरू कर देते हैं, जबकि उसके शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण विराम अवस्था में बना रहता है। तो इसी कारण वह गति के विपरीत दिशा में झुक जाते हैं अर्थात पीछे की ओर झुक जाते हैं। आपको क्या समझ में आया? तो ये जो देखिए ये पर्स है और ये व्यक्ति का शरीर है यानी पैर है। तो ये गति, ये नीचे वाला भाग गति में आ गया और ऊपर वाला भाग ये विराम में है। तो जड़त्व अपना बनाए रखता है, यानी जड़त्व के नियम के अनुसार वो अपनी विरामा अवस्था में बनाए रखती है और एकाएक ये पर्स चलना प्रारंभ कर देती है, इसलिए व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। तो यही आपको आंसर में लिखना है। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए 12 नंबर प्रश्न, चलती हुई बस में खड़ा व्यक्ति ब्रेक के एकाएक लगाए जाने पर आगे की ओर क्यों झुक जाता है? ये हमें कारण बताना है। ये भी जड़त्व के कारण ही होता है। तो ये रहा इसका आंसर, चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर उसके यात्री की आगे की ओर, चलती हुई बस या रेलगाड़ी के एकाएक रुकने पर उस पर सवार व्यक्ति के पैर रुक जाता है।
जो पैर होते हैं वो क्या होते हैं, वो रुक जाते हैं, किंतु शरीर का ऊपरी भाग यानी ये वाला भाग जो होता है जड़त्व के कारण गति में रहता है और वो अपनी गति को बनाए रखता है। तो इसी के कारण जो अचानक रुक जाती है तो वो आगे की तरफ ये झुक जाता है। तो यही बात आपको लिखनी है। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। यहाँ 13 नंबर प्रश्न दिया गया है, चलती गाड़ी से कूदना क्यों खतरनाक है, व्याख्या करें। तो ये रहा इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक। तो ये सारे आपको लिखने चाहिए। चलती हुई बस के साथ उसमें सवार व्यक्ति भी गति भी अवस्था में रहता है। जो यात्री है वो बस के साथ साथ उसमें भी गति आ जाती है। तो जब वो बस के बाहर कूदता है तो पैर ज़मीन पर घर्षण के कारण विराम में आ जाता है, लेकिन उसका शरीर का ऊपरी भाग जो है वो जड़त्व के कारण गति में बना रहता है और जड़त्व के नियम के अनुसार वो अपनी अवस्था को बनाए रखता है। फलस्वरूप वो बस की गति की दिशा में गिर जाता है, यानी बस जिस ओर गति करती है उसी दिशा में वो गिर जाता है और जख्मी हो जाता है। तो यही कारण है। और इसे बचने का उपाय क्या है। अतः गिरने के बचने के लिए व्यक्ति को बस की गति में कुछ दूरी तक दौड़ के धीरे धीरे गति को ख़त्म करनी चाहिए। तो ये सारे आपको लिख लेनी चाहिए, काफ़ी बेहतर हो जाएगा इसका आंसर। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 14। फिसलन वाली ज़मीन पर चलना कठिन होता है, व्याख्या करें। तो ये काफ़ी आसान सवाल है। तो इसकी जो आंसर होगा यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। आइए इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 15। किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियाँ झड़ जाती हैं, क्यों, इसका कारण हमें यहाँ पे बताना है। काफ़ी आसान सवाल है। तो शाखा को हिलाने पर पत्तियों को झड़ना, ये किसका का उदाहरण है, ये जड़त्व का उदाहरण है। यहाँ देखिए, यहाँ पे पेड़ की किसी शाखा को जोर से हिलाने पर शाखा को गतिमान हो जाता है। शाखा तो गतिमान हो जाती है, परंतु फल और पत्तियाँ विराम के जड़त्व के कारण वहीं स्थिर रहते हैं। अतः अपेक्षाकृत पके हुए फल तथा कमज़ोर एवं सूखी पत्तियाँ डाल से टूटकर गुरुत्व बल की ज़मीन के नीचे गिर यानी झड़ जाते हैं। तो इसका क्या कारण है, इसका कारण है विराम के जड़त्व के कारण। ठीक है, तो यही आपको सारे लिख लेना है यहाँ से यहाँ तक। तो इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 16 यहाँ पे है। जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, इसका कारण हमें यहाँ पे स्पष्ट करना है। ये भी जड़त्व का ही उदाहरण है। तो यहाँ देखिए, छड़ी के प्रहार द्वारा दरी की धूल का झड़ना। छड़ी के प्रहार द्वारा दरी को गतिमान हो जाता है। जो प्रहार से दरी तो तक गतिमान हो जाता है, किंतु धूल कण जड़त्व के कारण विराम में रहते हैं और वो अपनी अवस्था बनाए रखते हैं और गुरुत्व बल के अधीन नीचे गिर जाते हैं और इस प्रकार धूल कण दरी से अलग हो जाते हैं। तो इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 17 है। दौड़ते हुए घोड़े के एकाएक रुक जाने पर सवार आगे की ओर फेंका जाता है, क्यों, ये भी जड़त्व के कारण है। तो ऐसा सवाल हमने, गाड़ी के अचानक रुकने पर व्यक्ति झुक जाता है, वही तो है सेम टू सेम। तो यहाँ देखिए, ये आपको लिखना है। चलती हुई बस, तो उसके स्थान पर आपको घोड़ा लगा देना है। ठीक, एकाएक रुकने पर सवार व्यक्ति के पैर तो रुक जाते हैं, किंतु उसका शरीर का ऊपरी भाग गति में रहता है और वो अपनी अवस्था बनाए रखता है, इसलिए वो झुक जाता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 18 है। दरी खींचने पर उस पर खड़ा व्यक्ति उलट जाता है, क्यों, इसका कारण बताना है। तो यहाँ पे काफ़ी ध्यान से समझना है। ये देखिए, ये दरी है और उस पर ये व्यक्ति खड़ा है। अगर हम इस दरी को खींच दें तो क्या हो जाएगा, तो दरी को जब खींचे यानी इसमें गति आ जाएगी और इसका गति के साथ साथ इसके पैर में भी गति आ जाएगी। तो इसका निचला हिस्सा गति में आ जाएगा और ऊपरी हिस्सा विरामावस्था में यानी जड़त्व के कारण विराम में रहेगा। ये वाला भाग शरीर का ऊपरी भाग, तो ये अपनी विरामावस्था को बनाए रखेगा, क्योंकि जड़त्व के नियम के अनुसार वो अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहता है। तो इसी कारण ये तो गति में आ गया और ये विरामावस्था में बनाए रखता है। फलस्वरूप व्यक्ति पीछे की ओर ये ऐसे गिर पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इसकी सूत्र दिया गया है, वही आपके आंसर में लिख लीजिए। बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है, इसका कारण क्या है। तो ये काफ़ी आसान है, ताकि बस के अचानक चल पड़ने या रुकने पर सामान क्रमशः पीछे और आगे की ओर न गिर जाए, यानी सामान को सुरक्षित रखने के लिए, गिरने से बचाने के लिए उसको रस्सी से बांध दिया जाता है। ये काफ़ी आसान सवाल है। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20वां। संवेग की परिभाषा दें और इसका एसआई मात्रक क्या है। तो संवेग को समझना काफ़ी आसान है, आपको काफ़ी ध्यान से देखने हैं। यहाँ पे
किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को ही संवेग कहा जाता है। किसको कहा जाता है? किसी वस्तु के उसके द्रव्यमान यानी प्रश्नल भार और उसके वेग को गुणनफल को संवेग कहा जाता है और इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, P = m/v। ठीक है, अर्थात किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और वेग दोनों आपस में गुणा कर दिया जाए तो संवेग प्राप्त हो जाता है। यह सदिश राशि है, यानी इसका दिशा और परिमाण दोनों ही होते हैं। तो संवेग को ये रहा, इसे इस P द्वारा सूचित किया जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया। और हमें यहाँ पे इसका SI मात्रक लिखना है। तो संवेग का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक, वेग का मात्रक। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। और वेग का मात्रक क्या होता है? ये मीटर प्रति सेकंड होता है। ये दोनों आपस में मिल गए तो क्या बन गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई, काफ़ी आसान है। लेकिन हमें यहाँ पे संवेग को काफ़ी अच्छे से समझना है। आइए हम थोड़े से आपको समझा देते हैं कि संवेग आखिर किसे कहा जाता है, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ आप काफ़ी ध्यान से देखिए, संवेग किसे कहा जाता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल यानी दोनों में संबंध संवेग कहलाता है और इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ देखिए, ये एक कांच है, कांच की मोटी प्लेट है और ये ऊंचाई है, यहाँ ऊंचाई दर्शाई गई है। और एक समान ऊंचाई से, ताकि वेग रहे वो ठीक रहे, ठीक है, बराबर रहे, इक्वल रहे। एक समान ऊंचाई से यहाँ देखिए 50 ग्राम का एक बाँट है, यानी बटखारा कहा जाता है, और ये 5 किलो का बाँट है। अगर हम 50 ग्राम के बटखारे को इस कांच पे गिरा दें तो क्या ये टूट जाएगा? टूटने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी, ये नहीं टूटेगा क्योंकि थोड़ी सी मोटी कांच है। और यहाँ देखिए, ऊंचाई तो सेम है, यानी वेग तो सेम है। अब यहाँ से हम 5 किलो के बाँट को गिरा दें तो क्या होगा? ये टूट सकता है, यानी टूट ही जाएगा। तो यहाँ आपको क्या समझ में आया? वेग समान रहे लेकिन द्रव्यमान में अंतर हो गया तो ये टूट जाएगा। तो 50 ग्राम के बाटखारे से हम इसको तोड़ना चाहें तो कैसे तोड़ेंगे? अगर यहाँ से हम काफ़ी तेज़ी से फेंक दें, यहाँ से हम काफ़ी वेग से फेंक दें या काफ़ी ऊंचाई से फेंक दें तो ये टूट जाएगा। यानी वेग को बढ़ा दिया जाए, मास तो कम है लेकिन वेग को बढ़ा दिया जाए, ये टूट सकता है। और यहाँ देखिए, और यही बात अगर हम इसको यहाँ ना रख के यहाँ कर दें, हम यहाँ इसके वेग को कम कर दें, यहाँ रख दें, तो क्या ये टूट जाएगा? ये टूटने की संभावना कम हो जाएगी। तो यही बात है, कोई दो राशि है, इसमें कोई तो दो राशि है, द्रव्यमान और वेग, जो इस कांच को तोड़ने में सहायक है। तो इसलिए कहा जाता है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। बहुत सारे आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे। तो जैसे में कि यहाँ एक और समझ लेते हैं। एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति को अगर साइकिल से धक्का लग जाए, ठीक है, साइकिल से आ रही है साइकिल, इसे धक्का लग जाए तो कम चोटिल होगा, और वही उसको ट्रक से धक्का लग जाए तो ज़्यादा चोटिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान ज़्यादा है साइकिल की तुलना में। अगर साइकिल से उसको ज़्यादा चोटिल करना है तो साइकिल को काफ़ी तेज़ी से धक्का मारना पड़ेगा, यानी उसके वेग को बढ़ाना पड़ेगा। तो कोई तो दो राशि है जो इसको क्षति पहुंचा रही है, कौन? वेग और द्रव्यमान। तो इसीलिए उसको संबंध को संवेग कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसके पश्चात है प्रश्न क्रमांक 21, न्यूटन के द्वितीय गति नियम को लेकर उसकी व्याख्या करें। तो हमें नियम भी लिखना है और इसकी व्याख्या भी करना है। तो यहाँ देखिए, न्यूटन का दूसरा नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है और यह परिवर्तन बल की दिशा में ही होती है। तो एक बात आपको ध्यान देना है, नियम को लिखना भी है और इसकी व्याख्या भी करना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पहले से सॉल्व कर दिया गया है। इस अध्याय का जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। न्यूटन का दूसरा नियम लिखिए और इसको व्याख्या कीजिए। बल तथा गति के नियम अध्याय का दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आप इसको देख सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको लिंक भी दे देता हूँ, वहाँ पे इसको बताया गया है काफ़ी अच्छे से, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 22 की तरफ। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न, खिलाड़ी क्रिकेट बॉल का कैच लेते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है, ये क्या कारण है? तो इसका मुख्य कारण है संवेग परिवर्तन की दर समय को बढ़ाने के लिए, जिससे कि वो चोटिल कम हो सके, उसको कम चोट का सामना करना पड़े। तो यहाँ देखिए, जब खिलाड़ी कैच लेता है
तो बॉल हाथों पर धक्का मारता है, तब उसका संवेग शून्य हो जाता है। उंगलियों के बीच बॉल आते ही हाथों को यदि पीछे हटाता है तो संवेग परिवर्तन का समय अंतराल बढ़ जाता है। अतः संवेग के परिवर्तन की दर और इसलिए हाथ पर लगता बल कम हो जाता है, जिसे वो सहन कर लेता है, तो अधिक चोट से बचने के लिए। ठीक है, यानी संवेग परिवर्तन का समय बढ़ जाता है। यही आपको आंसर में लिखना है। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 23 देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये। न्यूटन के तृतीय गति नियम की व्याख्या करें। तो गति नियम को लिखना है तीसरा न्यूटन का, और इसकी व्याख्या भी करना है। तो ये रहा न्यूटन के गति का तीसरा नियम। ठीक है, तो ये रहा। ये सारे आपको पढ़ने के बाद ये निष्कर्ष निकला, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है। तो ये बात आपको लिखनी है, यही इम्पोर्टेंट बात है। हमें व्याख्या भी करना है, तो ये आप लिख सकते हैं एक प्रयोग। ठीक है, दो कमानीदार तुलाओं द्वारा तृतीय गति नियम का प्रदर्शन। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये आप लिख लीजिए, काफ़ी आसान है। ये दिखाया गया है, दोनों को अगर खींचा जाए तो दोनों में जो बल का पाठ्यक्रम है वो समान आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ 3 kg और यहाँ 3 kg। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है। ठीक है, अन्य भी बहुत सारे हैं। अगर हम दीवार पर रबड़ की गेंद को काफ़ी ज़ोर से मारें तो वो उससे टकराकर फिर उतने ही तेज़ी से हमारे हाथों में आती है। यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है। इसके बाद 24 नंबर हिंट दिया गया है, पहले अपने से आप समझिए, नहीं आए तो आप कमेंट कीजिए। इसके बाद चलिए देखते हैं 25 नंबर सवाल। 25 नंबर में है संवेग संरक्षण के सिद्धांत की व्याख्या करें। तो यहाँ देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में ये जो प्रश्न दिया गया है, संवेग संरक्षण का नियम लिखें और इसकी व्याख्या करें। यानी 2 गोलों के लिए इसे साबित भी करना है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न और लॉन्ग क्वेश्चन में तो मैंने पहले से दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में 5वां प्रश्न मैंने सॉल्व कर दिया है, तो वहीं से आपको जाके लिख लेना है लॉन्ग क्वेश्चंस में। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 26। रॉकेट या जेट विमान वायुमंडलीय रहिताकाश में कैसे चलता है, तो ये हमें बताना है। तो ये देखिए, रॉकेट में एक दहन कक्ष होता है जिससे नीचे की ओर एक छिद्र होता है। जब ईंधन तेज़ी से यहाँ भी जलता है तो गर्म गैस छिद्र से तेज़ी के पीछे की ओर निकलती है तथा रॉकेट को आगे की ओर बढ़ाया जाता है। रॉकेट द्वारा गैसों पर लगाया गया बल क्रिया बल है, जो उसके फलस्वरूप गैसों द्वारा रॉकेटों पर विपरीत दिशा में लगाया जाता है। यानी क्रिया प्रतिक्रिया, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो बल प्रतिक्रिया बल है, इसी प्रतिक्रिया बल के कारण रॉकेट आगे की ओर तेज़ी से गति करता है। यानी न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार ये इस तरफ बल लगाया तो इसकी ठीक इसी विपरीत दिशा में ये बल लगाता है, ये आगे की तरफ बढ़ जाता है जहाँ पे वायुमंडल हो या ना हो। ठीक है, तो इसके पश्चात 27 और 28 यहाँ पे हिंट दिया गया है, आप अपने से कीजिए, नहीं आता है तो यहाँ पे कमेंट कीजिए। ठीक है, तो समाप्त होता है आज का सेशन बल तथा गति के नियम का लघु उत्तरीय प्रश्नों का।